हाय एवरीवन, दिस इज नेहा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय क्लास, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, विच इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जितने भी आपके टीचिंग के एग्जामिनेशंस होते हैं, चाहे वो बीएड हो, सीटेट हो, केवीएस, एनवीएस या कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन जहां पर इंक्लूसिव एजुकेशन इज एक टॉपिक है, ये नोट्स और ये एक्सप्लेनेशन आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही मैं आपको समझा देती हूँ कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन का जो कंटेंट है, जिसकी हेल्प से मैं आज आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। ये सब कुछ आप रिसीव कर सकते हैं थ्रू आवर टेलीग्राम चैनल, तो वहां जरूर विजिट करिएगा। तो काफी सारी बातें हैं जो मैं आज इस वीडियो में करनी है, और इसके बाद आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करवानी है, क्योंकि टॉपिक को एक्सप्लेन करने के साथ साथ एमसीक्यूज डिस्कस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, किस तरह से वर्क करती है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इंक्लूसिव एजुकेशन एक क्लासरूम मॉडल है, एक एसेंशियल क्लासरूम मॉडल है विच इज स्पेशली फॉर द CWSN। तो अब हम ये सोच सकते हैं यहाँ पे कि CWSN क्या होता है, तो एक सेपरेट वीडियो है CWSN पे, लेकिन यहाँ भी मैं आपको जरूर बताऊंगी कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, हमारे जो क्लासरूम में बच्चे होते हैं उनकी कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, हमेशा होती हैं हम नहीं कहेंगे, बट हो सकती हैं। और ये स्पेशल रिक्वायरमेंट निकल कर आती है उनकी डिफरेंट डिसेबिलिटी के बेसिस पर। अगर कोई भी बच्चा किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी से सफर कर रहा है, चाहे वो फिजिकल हो, सेंसरी हो, डेवलपमेंटल हो या इमोशनल और बिहेवियरल भी क्यों ना हो, हमें उसको अलग तरीके से टैकल करना पड़ता है। आप सोच के देखिए कि एक बच्चा जो बहुत ज्यादा क्लास में रोता है, आपको अल्टीमेटली उसको शांत ही कराना पड़ता है, आपको उसको समझाना पड़ता है, प्यार से डील करना पड़ता है। मैं एक बहुत छोटे बच्चे की बात यहाँ पे कर रही हूँ। तो आपको ऐसा उसको डील करना पड़ रहा है, उसको स्पेशल तरीके से आपको रिक्वायरमेंट उसकी फुलफिल करनी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे की नीड है वो स्पेशल है। तो इसी तरीके से हम ऐसे बच्चे जो किसी भी तरीके से डिसेबल्ड होते हैं, चाहे वो लर्निंग डिसेबिलिटी से सफर कर रहे हो या फिर किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी से, हमें उन्हें एक क्लासरूम के अंदर स्पेशल तरीके का ट्रीटमेंट देके उनकी स्पेशल नीड्स को अंडरस्टैंड करते हुए न केवल पढ़ाना होता है, बल्कि उनकी प्रोग्रेस पे भी वर्क करना होता है। पर यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए क्लासरूम होती है, इसमें हमें उन CWSN के बच्चों को अलग नहीं लेकर जाना है कि हम नॉर्मल बच्चों से अगर उनको ले जाते हैं, सेग्रीगेशन करते हैं, तो बच्चों के अंदर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है, जिसकी वजह से बहुत मुश्किल होती है और बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, और शायद कभी कभी रिजल्ट डिजायर्ड नहीं मिल पाता है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में जो इंक्लूसिव वर्ड है वो यही बताता है दैट दे विल बी इंक्लूडेड इन द क्लास, or you can say the class will be included, all the students will be included in one class, ऐसे भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमें लर्निंग डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट्स को नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ में ही रखना होता है। अब बच्चों के अंदर डिसेबिलिटी किस किस तरह की हो सकती है, उनको हियरिंग लॉस हो सकता है, उनको विजन प्रॉब्लम हो सकती है, उनको राइटिंग में लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है, वर्ड्स को समझने में हो सकती है, और भी बहुत सारी की डिसेबिलिटीज होती हैं जो हम अलग से समझ रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि जो बच्चे होते हैं जिनको स्पेशल एजुकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम, मैं यहाँ से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, द चिल्ड्रन विद स्पेशल एजुकेशन रिक्वायरमेंट स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन स्कूल मिंगलिंग एंड विद नॉन स्पेशल नीड चिल्ड्रन। जो जिन जिन बच्चों को कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं होती, उन्हीं के साथ में ये बच्चे जो हैं वो रहते हैं। दिस मॉडल ऑफ्टन रिक्वायर्स द को टीचिंग फैसिलिटी, विच मीन्स दैट बोथ अ स्पेशल एजुकेशन टीचर एंड अ जनरल एजुकेशन टीचर आर प्रेजेंट इन द सेम क्लासरूम। दोनों ही लोग एक साथ मिलकर वर्क करते हैं, और इसी को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड को टीचिंग, ICT जिसे हम बोलते हैं। इंटीग्रेटेड को टीचिंग में क्या होता है, कोलैबोरेटिव टीम टीचिंग में, कि जहां पर एक स्पेशल एजुकेटर होता है और एक नॉर्मल एजुकेटर होता है, वो दोनों मिलके दोनों तरह के बच्चों को एक साथ क्लास में डील करते हैं। वैसे भी अगर हमारी क्लास में डिसेबिलिटी वाले बच्चे अगर रेशियो में थोड़े भी ज्यादा हैं या बराबर के रेशियो से थोड़े भी कम भी हैं, तो भी वो कंपैरिजन में ज्यादा ही हो जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। उस केस में भी हमें टीचर की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। तो यहाँ पर हम ये समझते हैं कि जो हमें बच्चों को यहाँ पे वर्क करना है, उसमें सारे बच्चों को क्वालिटी लर्निंग देनी है और एक साथ इंक्लूड करके चलना है। देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये समझनी है कि व्हाट सेट्स इंक्लूसिव क्लासरूम अपार्ट फ्रॉम सेल्फ कंटेंट क्लासरूम इज दैट द स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन इन द फॉर्मर आर क्लासिफाइड एज स्टूडेंट विद द माइल्ड मॉडरेट डिसेबिलिटीज। बहुत ही कम माइल्ड या मॉडरेट लेवल की डिसेबिलिटी वाले बच्चे भी होते हैं, तो वहां पे सबको एक साथ रखा जाता है। Students in self-content classes, however, are considered to have significant or multiple learning disabilities. In fact, the inclusion model is based on the rejection of specific classroom for children with disabilities because segregation harms all students. जो मैंने अभी आपको बताया, ये जो मॉडल है इंक्लूसिव एजुकेशन का, वो यही कहता है
कि आपको उन बच्चों को अलग नहीं फील कराना है, उनको ये फील नहीं कराना दे आर स्पेशल इंडीड, बट दे आर नॉट स्पेशल इन दैट वे कि उनको हमें अलग से कुछ टैकल करना पड़ रहा है। तो ये फीलिंग उनके अंदर नहीं डेवलप होनी चाहिए। जो चीफ ऑब्जेक्टिव है इस मॉडल के वो ये हैं, टू टीयर डाउन ऑल हर्डल टू पार्टिसिपेशन एंड लर्निंग। जो बच्चे के अंदर स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं वो भी नॉर्मल फील करें, उनको भी लगे कि नोनत ऐसा कुछ स्पेशल अलग बात नहीं है हमारे साथ में, हम भी उसी तरीके से चल रहे हैं। हमें उनके अंदर साइकोलॉजिकली वो चीज डेवलप करनी है जिससे कि उनके अंदर जितने भी इंटरेस्ट हैं वो बिना डिस्क्रिमिनेशन के डेवलप हो सके। इक्वल एक्सेस मिले एजुकेशन की, जिससे कि हर बच्चा एक दूसरे के साथ अपने फुल पोटेंशियल के साथ वर्क कर सके। एक लविंग एनवायरनमेंट क्रिएट हो जो कि अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कोलैबोरेशन के बिहेवियर को प्रमोट करे। तो इस तरीके से ये कुछ चीजें हैं जो इसके ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। आगे बढ़ के अगर हम बात करें तो सोशल एक्सक्लूजन से भी उनको राहत मिलेगी। वो बच्चे समझेंगे कि हम सोसाइटी में कोई बर्डन नहीं है, अलग नहीं है, हम भी उस सोसाइटी में उसी तरीके से रह रहे हैं। और क्लासरूम में भी डाइवर्सिटी आएगी, बच्चे एक दूसरे के साथ रहना सीखेंगे, बच्चे ये समझेंगे कि जो दूसरे बच्चे के पास नहीं है वो हमारे पास है, क्या हमारे अंदर डिफरेंट है। तो बच्चे अपने आप को एक दूसरे के संग जोड़ते हुए और उनकी प्रॉब्लम्स को कंसिडर करते हुए पढ़ेंगे और समझेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन यही कहती है कि लर्निंग नोज नो बाउंड्स। जो लर्निंग है वो किसी के लिए स्पेशल नहीं है, वो सबके लिए एक जैसी है, सबको एक तरीके से समझना है। पर हम बात करते हैं कि हम कब एक बच्चे को ये कहते हैं कि उसको लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं। इन पर्टिकुलर लर्निंग डिसेबिलिटी की अगर हम बात करें तो विजन और हियरिंग दो चीजें होती हैं, लेकिन इसके अलावा रीडिंग राइटिंग भी होता है। पर बेसिकली विजन और हियरिंग दो ऐसी चीजें होती हैं जो सबसे ज्यादा बच्चों में देखने को मिलती हैं। अगर बच्चों के अंदर कोई भी हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो वो एक सेंसरी डिसेबिलिटी समझी जाती है। क्यों समझी जाती है? क्योंकि हियरिंग और हमारा जो ईयर वाला पार्ट है वो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, इसीलिए वो सेंसरी डिसेबिलिटी समझी जाती है। जो स्पीच होती है वो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है, क्योंकि बोलना हम धीरे धीरे सीखते हैं, वो हमारे डेवलपमेंट का पार्ट है। हमारा बोलना, हमारे लैंग्वेज को ग्रैस्प करना, ये हमारे डेवलपमेंट के थ्रू होता है, इसमें हम डेवलप होते हैं। तो इसीलिए डेवलपमेंटल इशू है और वो सेंसरी इश्यूज हो गया जहाँ पे हमारे सेंस ऑर्गन्स में प्रॉब्लम होती है। इसी तरीके से राइटिंग, ये भी हम धीरे धीरे ही सीखते हैं। जो भी काम हम धीरे धीरे सीखते हैं, हम देखना धीरे धीरे नहीं सीखते, हम सुनना धीरे धीरे नहीं सीखते, वो हमारे सेंसेस का पार्ट है, वो हमारे सेंसेस जो वर्क करते हैं बचपन से। लेकिन हाँ, हम लिखना, पढ़ना, बोलना, ये सब कुछ धीरे धीरे सीखते हैं, तो ये हमारे डेवलपमेंट का पार्ट हो गए। अब बात करते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट की। विजुअल इम्पेयरमेंट क्या होता है? ये तीन तरीके से देखा जा सकता है। एक, जब बच्चे की पूरी तरीके से आई साइट नहीं है, उसको देखने में प्रॉब्लम है, मतलब वो देख नहीं सकता है, जिसको हम फिर कंप्लीटली ब्लाइंड भी कहते हैं। जब उसका जो विजन है वो 3/60 से लेस है, या फिर उसका विजन जो है वो इतना रिड्यूस्ड है, जो कि हम ये कह सकते हैं दैट सब्सटेंस एन एंगल लेस देन 10 डिग्रीज, जो 10 डिग्रीज के एंगल से भी नीचे जाता है, उसमें उसका जो विजन है, मतलब बहुत स्लाइट विजन है, जिसको हम पार्शियल ब्लाइंडनेस की कैटेगरी में भी डाल सकते हैं। तो ये तीन कैटेगरीज हो जाती हैं जहाँ पे हम विजुअल इम्पेयरमेंट को काउंट करते हैं। तो ये एक डिसेबिलिटी कहलाती है जो सेंसरी डिसेबिलिटी में आती है। दूसरा है हियरिंग इम्पेयरमेंट। हियरिंग इम्पेयरमेंट भी सेंसरी डिसेबिलिटी में आता है, क्योंकि इसमें बेसिकली हियरिंग का लॉस होता है। लेकिन हियरिंग का लॉस किस तरीके से होता है? सबके लिए तो एक जैसा नहीं हो सकता, तो उसको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, स्लाइट, मॉडरेट और माइल्ड, और इस तरीके से सीवियर। 4 कैटेगरी में हम डिवाइड कर देते हैं। वो 4 कैटेगरीज क्या हैं, देखिए आपके सामने है। स्लाइट इम्पेयरमेंट, जब बच्चा 26 टू 40 डेसिबल्स का हियरिंग लॉस हो रखा है उसके में। मॉडरेट तब हो जाएगा जब 41 से 60 डेसिबल्स है। ये भी आपको याद होना चाहिए, एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि जो हियरिंग लॉस है वो अगर 26 से 40 डेसिबल्स के बीच है, या पर्टिकुलर कोई वैल्यू देके पूछ लिया जाए तो वो कौन किस तरीके का इम्पेयरमेंट है हियरिंग का। सीवियर और प्रोफाउंड। प्रोफाउंड सबसे लोअर लेवल का होता है, जब हम उसको पूरी तरीके से सम्मान लेते हैं कि बच्चा बिल्कुल नहीं सुन पा रहा है, या जो भी पर्सन है उसकी सुनने की कैपेसिटी बिल्कुल खत्म के बराबर है, ना के बराबर है, तो ये प्रोफाउंड के केस में आता है। तो ये 4 कैटेगरीज हैं जहां पर हम हियरिंग लॉस को देखते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्पीच इम्पेयरमेंट की। स्पीच इम्पेयरमेंट कब होता है? स्पीच में बहुत सारे तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एक एक करके मैं आपको समझाती हूँ। कि अगर कोई भी बच्चा ठीक से बोल नहीं पाता है तो उसके अंदर हम स्पीच इम्पेयरमेंट कहते हैं। पर ठीक से ना बोल पाने की बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जैसे कि बोलते वक्त बात का डिस्टॉर्शन होना, चीजें ब्रेक होके होना, आप सही से ना बता पाए बच्चा। आर्टिकुलेटिंग वर्ड्स, वर्ड्स को फ्रेम करने में या समझ पाने में या समझा पाने में प्रॉब्लम होना, बोलने में प्रॉब्लम होना। ओमिटिंग पार्ट्स ऑफ वर्ड्स व्हाइल स्पीकिंग, बोलते हुए किसी भी वर्ड का या किसी फ्रेज का, स्टेटमेंट का भी कोई एक पार्ट गायब कर देना, बोल पूरा ना बोल पाना, उसको हम बोलते हैं ओमिटिंग पार्ट्स ऑफ वर्ड। ये भी प्रॉब्लम होती है स्पीच इम्पेयरमेंट से रिलेटेड। सब्सटीट्यूटिंग वन वर्ड फॉर अनदर, ऐसे वर्ड्स को क्रिएट कर देना जो नियोलॉगिज्म भी कहते हैं हम,
वहाँ पे ऐसे वर्ड्स को फिट कर देना जो या तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं या फिर बहुत ज्यादा गलत वर्ड्स हैं, कोई सेंस नहीं बनता उनका या वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, आप ऐसा भी कह सकते हैं। उसके अलावा स्टटरिंग विद वाइल स्पीकिंग, बोलते वक्त स्टटर करना, ये भी एक प्रॉब्लम होती है, स्पीच में इम्पेयरमेंट में आती है। रेजोनेंस डिसऑर्डर, ये तो एक प्रॉपर डिसऑर्डर ही होता है जहाँ बच्चे के अंदर रेजोनेंस की प्रॉब्लम देखी जाती है उसकी स्पीच में। और फोनेशन डिसऑर्डर, जहाँ पे बच्चा फोनेट नहीं कर पाता, सही से वर्ड्स को समझ नहीं पाता या लेटर्स को नहीं समझ पाता। जैसे सी लेटर के लिए कहीं पर का नहीं यूज हो रहा है तब भी उसके लिए का बोल देना, या वी लेटर के लिए बी बोल देना तो बा का प्रोनाउंसिएशन कर देना, जहाँ पे प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है जो स्पीच से रिलेटेड है, जहाँ पर भी किसी भी तरीके से बच्चा बोलने में प्रॉब्लम कर रहा है तो उसका स्पीच इम्पेयरमेंट में आएगा। स्पीच डिसऑर्डर में लैंग्वेज इम्पेयरमेंट भी होता है कि बच्चे को अपनी बात को कहने की उसके अंदर एक तरीका नहीं होता है, अपनी बात को नहीं कह पाता है, वो वर्ड्स को ही फ्रेम नहीं कर पाता है, तो उसका मीनिंग निकालने में भी प्रॉब्लम हो जाती है। और ऐसे बच्चे जो भी किसी भी तरीके के इम्पेयरमेंट से जूझ रहे होते हैं, इनके लिए हमें स्पेशल एजुकेशन को इंक्लूड करना पड़ता है। और इंक्लूसिव क्लासरूम में यहाँ पे ऐसी टेक्निक्स अप्लाई की जाती हैं जो इनकी डिसेबिलिटीज से फाइट करते हुए और उनको अंडरस्टैंड करते हुए नॉन स्पेशल वाले स्टूडेंट्स के साथ साथ उनको रखा जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आज की क्लास में जो हमने इतने पॉइंट डिस्कस करें, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यहाँ पे हमें नॉन स्पेशल नीड्स वाले स्टूडेंट्स के साथ ही लेकर उन्हें चलना है। अब क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? ऑब्वियसली बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं जब हम इसे लेके चलते हैं। तो ये बच्चों को एक्सेप्ट और टॉलरेट करना सिखाता है इंडिविजुअल डिफरेंस। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो बच्चे नॉन नीड्स वाले हैं वो ये समझते हैं कि दूसरे के पास कुछ कम है लेकिन हमारे पास ज्यादा है। देखिए, हमें जो हमारे CWSN वाले बच्चे हैं, हमें उन्हें ये फील नहीं कराना है कि आपके अंदर कमी है, लेकिन अगर दूसरे बच्चे होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ये समझते हैं कि इन बच्चों के पास कुछ कमी है जो हमारे पास थैंकफुली है, तो वो उसको वैल्यू करना सीखते हैं, एक्सेप्ट करना सीखते हैं, खुद को एनहेंस करना भी सीखते हैं और ये जानने की कोशिश कर पाते हैं, समझते हैं कि कैसे लर्निंग डिसेबिलिटी से भी बच्चे जूझ रहे हैं। इंक्लूसिव क्लासरूम होती हैं वो बच्चों को एक स्पेशल सेंस ऑफ सिक्योरिटी देती हैं कि वो आउटसाइडर नहीं है, CWSN के लिए स्पेशली। और इसके अलावा वो बच्चों के बीच में फ्रेंडशिप का होना, ये चीज भी डेवलप इजीली कर पाते हैं। उन्हें ये महसूस नहीं होता कि हमारे साथ अगर कोई डिसेबिलिटी है तो बच्चा हमारे साथ खेलेगा नहीं, खाएगा नहीं, उसे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बच्चे तो बचपन से जो सीखते हैं वैसा ही वो बिहेव करते हैं, तो उनको सिखाया ही यही जाता है दैट यू हैव टू बी विद ईच अदर। इसके अलावा वो स्पेशल टैलेंट के लिए बच्चों को एनकरेज किया जाता है और राइट अमाउंट ऑफ एक्सपेक्टेशन दैट इज सूटेबल फॉर हिम और हर। टीम स्पिरिट डेवलप होती है बच्चों के अंदर और इसके अलावा बच्चे एक साथ रहना सीखते हैं, कंट्रीब्यूशन सीखते हैं, डिफरेंट बिहेवियरल मॉडल जो होते हैं वो इंटीग्रेट करे जा सकते हैं सोसाइटी में। बच्चे स्पेशल नीड्स वाले जो बच्चे होते हैं वो भी कॉन्फिडेंट होते हैं, उनकी सेल्फ डेवलप होता है, सेल्फ एस्टीम हाई होने लगती है और सेम काइंड ऑफ एजुकेशन सारे बच्चों को दी जाती है। जो चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज आर गिवन द कोर्स मटेरियल दैट इज एज अप्रोप्रिएट एंड फंक्शनल, जो कि विच इज ऑफन नॉट द केस ऑफ सेग्रीगेटेड क्लासरूम। तो इस तरीके से बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है और CWSN के बच्चों पर खासतौर से इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो बनाई गई है, अदरवाइज नॉर्मल बच्चे तो सभी जगह पढ़ ही लेते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो जिसमें हमने इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बात करी। इसको समझना काफी नहीं है जब तक आप इसके MCQs ना प्रैक्टिस करें, तो नेक्स्ट आपके लिए MCQs ही हैं जिनको आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। सारे ही लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, वहां जाके जरूर चेक करिए, लॉट ऑफ स्टफ इज देयर, द एंटायर प्लेलिस्ट इज वेटिंग फॉर यू so that you can prepare well. And if you have any doubt, please drop your comments in the comment section below. Also subscribe to the channel अगर आपने अभी तक नहीं किया है। This is what I expect from you people to support me in return, and I'll be bringing so much more for you all, and I'll see you very soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.